करती महान हिमालय की इन्हीं सर्द फिजाओं में जन्म होता है एक आदर्श का। लगभग 5000 साल वर्ष पूर्व भारत के पश्चिमी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में शोणितपुर नामक राज्य पर बाणासुर का शासन था। उसके 3 पुत्र और एक सुंदर बेटी उषा थी। एक दिन उषा को सपने में एक सुंदर राजकुमार के दर्शन हुए। उषा ने अपने सपने का जिक्र अपनी सहेली चित्रलेखा से किया। उषा के बताए अनुसार चित्रलेखा ने सपने में आए राजकुमार की हूबहू तस्वीर बनाई और दोनों तब आश्चर्यचकित रह गई जब उन्हें मालूम पड़ा कि सपने में आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कंचनपुरा का राजकुमार भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न है। राजकुमारी उषा प्रद्युम्न पर मोहित हो गई। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति से भगवान कृष्ण के महल में दाखिल होकर नींद में सोए राजकुमार प्रद्युम्न का अपहरण कर शोणितपुर ले आई। प्रद्युम्न जब सुबह उठे तो स्वयं को राजकुमारी उषा की बाहों में पाकर अचंभित थे। जब बाणासुर ने प्रद्युम्न को देखा तो बाणासुर ने देखते ही प्रद्युम्न को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इस बात की खबर ज्यों ही भगवान कृष्ण तक पहुंची, उन्होंने शोणितपुर पर आक्रमण कर धावा बोल दिया। बाणासुर और उसके 3 पुत्र युद्ध में मारे गए। शोणितपुर के सिंहासन के लिए कोई भी वारिस जीवित नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को शोणितपुर का राजा घोषित किया और इस तरह कहानी शुरू होती है बुशहर राजवंश की। बुशहर की पहाड़ियों में सुनाए जाने वाली लोक गाथाओं, किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार बुशहर राजवंश अपना संबंध भगवान कृष्ण से मानता है। इस रहस्यमयी पेचीदा साम्राज्य के भूभाग का फैलाव काफी विस्तृत और व्यापक था। सुदूर उत्तर पूर्व में किन्नौर से शिमला और रोहड़ू कभी बुशहर राज्यों का हिस्सा थे। पाँच 5000 साल बाद आज शोणितपुर सरहान के नाम से जाना जाता है। इनका जो वंश हमारे राजा साहब का वंश भी जो कृष्ण जी के वंश से चल रहा है। ये चंद्रमा का जो निशान लगे मंदिरों में, तो ये कृष्ण जी का चंद्रवंशी भी। ये बुशहर रियासत की वंशावली है। इसमें प्रद्युम्न से शुरू होकर राजा साहब 122 है। शक्तिशाली राजाओं की इस मस्त पीढ़ी राजा राम सिंह के चिन्हों का अनुसरण करती है, जिन्होंने रामपुर शहर की स्थापना की। राजा सरोवर सिंह, राजा उजागर सिंह, राजा महेंद्र सिंह, राजा शमशेर सिंह, राजा पदम सिंह और राजा वीरभद्र सिंह। दुर्लभ हिमाचली वास्तुकला का बेहद शानदार नमूना सराहन का श्रीखंड व्यू सराहन पैलेस बुशहर रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शक्तिशाली राजाओं की 122 पीढ़ी और
5000 साल वर्ष पुराने महान राजवंश के इतिहास को संजोए यही महल राजा वीरभद्र की जन्मस्थली है। गौरवशाली राजकुल में राजा की 9वीं रानी राजमाता शांति देवी और पिता महाराजा पदम सिंह के यहाँ वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ। इस प्रकाशमान बालक को प्राथमिक शिक्षा के लिए कर्नल ब्राउन्स कॉन्वेंट स्कूल देहरादून भेजा गया। I had my earlier education at home at Rampur and Sran by appointed tutors in different subjects. After that, it was decided that I should be sent to a public school, and I was sent to Colonel Brown's school at Dehradun. परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 13 वर्ष की छोटी आयु में वीरभद्र सिंह के ऊपर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्युशैया के निकट बैठे वीरभद्र को शायद ही राज तिलक का एहसास हो। जब महाराजा पदम सिंह गुजरे हैं उस वक्त स्टेटें थी और उनकी जो अर्थी है पहले दरबार हॉल में रखी गई, क्योंकि जब भी कोई राजा गुजरते हैं जो राजगद्दी है वो खाली नहीं होती है। और उस वक्त सबसे पहले जो है राजा साहब को तिलक लगाया गया। लोगों ने पहले पगड़ियाँ उतार दी थी, टोपियाँ उतार दी थी और पहले राजा साहब का जो है अभिषेक हुआ और उसमें उनको तिलक चढ़ा। अगर राजा साहब का अभिषेक होता तो वो सांगला में कामरू किला में होता, क्योंकि बेसिक जो है वो कामरू किला की गद्दी मानेगी बुशहर की। जहाँ तक मुझे इस किले के बारे में थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है, अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि ये कोई 500-550 साल तक यहाँ पर राजधानी बुशहर की ये राजधानी रही है, बुशहर रियासत की, और 500-550 साल यहाँ से राजधानी सरान ले गई। कामरू किला में बुशहर का राज सिंहासन, राज मुकुट और शाही परिधान आज भी अपने राजा का इंतजार कर रहे हैं, जो शायद कभी भी पूर्ण ना हो। रियासतें खत्म कर दी गई थी, इसलिए राजा वीरभद्र सिंह का नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो राजगद्दी वहीं रखा गया है। और जब भी राजा साहब जाते हैं आते हैं कामरू में तो वहाँ मत्था टेकने या अपना जो भी है अपना उस गद्दी के प्रति सम्मान देने के लिए वहाँ जरूर जाते हैं। 13 वर्षीय बालक वीरभद्र ने अपने नाजुक कंधों पर बुशहर की जिम्मेवारियों को वहन किया और इस तरह वीरभद्र बने राजा वीरभद्र सिंह। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. I was very much interested in the freedom movement of India. I was for free India, and I am emotionally attached to free India. परंतु आजादी की पावन बेला ने राजशाही को समाप्त कर दिया। राजा की रियासत का विलय आजाद भारत में कर दिया गया। समय बदल रहा था। राजा अभी भी एक स्कूली छात्र थे जो इन सभी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी बन रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला से प्राप्त की।
उसके पश्चात राजा ने स्नातक तथा परास्नातक की शिक्षा के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली का रुख किया, जहां इन्होंने इतिहास विषय में एमए किया। राजा आरंभ में भारतीय प्रशासनिक सेवा या इतिहास विषय के प्रोफेसर बनना चाहते थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू के साथ हुई मुलाकात में नेहरू ने इन्हें बताया कि आपका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है, सरकारी कर्मचारी बनने के लिए नहीं। राजा 1961 में कांग्रेस के सदस्य बने और इसी के साथ उन्होंने शाही जीवन शैली हमेशा के लिए त्याग कर एक आम भारतीय की जीवन शैली को अपनाया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उनके प्रोत्साहन के कारण राजा ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने राज्य ही नहीं देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दी। आने वाले वर्षों में इन्हें देश के प्रमुख निष्ठावान नेताओं का सहयोग मिला। उन्नीस से 2012 तक 6 मर्तबा संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1976 में इन्होंने पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिवालय समिति के सदस्य 1982-83 में रहे। 1982 में उद्योग राज्य मंत्री रहे। उन्हें 2009 में इस्पात राज्य मंत्री नियुक्त किया गया और 2011 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का मंत्री नियुक्त किया गया। वीरभद्र सिंह 1983 में पहली बार राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। उसके पश्चात उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करते हुए किसी राज्य के रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। मैं वीरभद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। My sole purpose has been to serve the country and my state, Himachal Pradesh, with all sincerity, dedication. परंतु उनकी सियासी बुलंदियों के बीच निजी जिंदगी दुख और खुशी के उतार चढ़ाव भरे सफर से गुजरती रही। 28 मई 1954 को राजा वीरभद्र सिंह का विवाह जुब्बल की राजकुमारी रत्ना कुमारी से हुआ। ईश्वर ने इन्हें 4 सुंदर राजकुमारियों ज्योत्सना, अनुराधा, अभिलाषा और मीनाक्षी से नवाजा। 1983 में जेठ रानी साहब रत्न कुमारी की वो मृत्यु हुई। वो राज साहब उस वक्त बाई इलेक्शन में हम लड़ू जा रहे थे और हमें हाट कोटी में ये पता लगा कि भी रानी साहब बहुत सख्त बीमार है। जब हम शिमला आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बुशहर राजवंश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ों और परिवार के परामर्श स्वरूप वीरभद्र सिंह ने पुनः विवाह करने का फैसला किया। 28 नवंबर 1985 को शादी समारोह का आयोजन किया गया, जहां जुंगा रियासत की राजकुमारी राजा हितेंद्र सेन और रानी शांति देवी की पुत्री प्रतिभा से इनका विवाह हुआ। राजा वीरभद्र की जिंदगी में तब नई उमंग और खुशियों भरी सुबह का उदय हुआ, जब रानी प्रतिभा सिंह ने उन्हें राजकुमार विक्रमादित्य और राजकुमारी अपराजिता रूपी 2 बहुमूल्य तोहफे से नवाजा।
तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। साइंस और टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और संसार के जो तरक्की याफ्ता देश है उनके साथ हमें प्रथम पंक्ति में जाके खड़ा होना है। मगर उसके साथ साथ हमें अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है, अपना जो धर्म है, हमारे जो जीवन शैली है, उसको भी हमें कायम रखना है। शांति में श्री कंठचंदनम दिव्यागंधान्यसुरम लेपनम श्रेष्ठ रामपुर का पदम पैलेस, यही वह जगह है जहां राजा वीरभद्र सिंह ने अपने बचपन का ज्यादातर समय गुजारा। यहाँ रहते हुए राजा ने यह सीखा कि किस तरह अपनी संस्कृति, रीति रिवाज के प्रति वफादार रहें। यद्यपि आज भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद राजा प्रतिवर्ष फाग मेले को यहाँ पहुँचते हैं और अपने बचपन की बीती यादों को याद करते हैं। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, राजा वो महाराज हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बोले राजा